नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। आज की बजट विशेष अर्थनीति में हम बात करेंगे भारत की कृषि और सरकार द्वारा किए जा रहे किसान कल्याण की। साल 2023-24 का आम बजट बस आने ही वाला है और इस बजट से क्या कुछ उम्मीद कर सकता है कृषि क्षेत्र, आज के एपिसोड में इस बारे में हम बात करेंगे। बजट से कृषि क्षेत्र को क्या उम्मीद हो सकती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन शर्मा, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर WTO IIFT में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रताप बीरथल, कृषि क्षेत्र के जाने माने नाम। आप डायरेक्टर हैं ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च पर। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पूर्व सचिव भारत सरकार के सिराज हुसैन साहब, जो मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में सचिव रह चुके हैं। सिराज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो शुरू करते हैं बहुत एक मासूम से सवाल से, एक छोटे से सवाल से। आपसे सचिन बात करेंगे कि इस साल के बजट से हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में, खास करके अगर हम 2014-15 से बाद की बात करें, तो कृषि के एलोकेशन में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और इसका खासा लाभ भी मिला है किसानों को। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस साल बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? धन्यवाद हर्ष जी। ये जो उम्मीदें हैं हमारी जो बजट पर 2023-24 के लिए, वो निर्भर करता है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में कैसे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कई चीज़ें जो देश में और विदेशों में जो हो रहा है, उस पर भी काफ़ी निर्भर हो रहा है। काफ़ी देशों में रिसेशन कई लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, कि फोरकास्ट किया है। इसके बावजूद इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी ठीक रहा है। तो इस बजट में कृषि के लिए ख़ास तौर पर अगर हम देखें, तो कृषि की जो पॉलिसी हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिफरेंट मंत्रालय के द्वारा निर्धारित होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम जो सबसे सक्सेसफुल रहा है इस वर्तमान गवर्नमेंट का, वो है PM किसान, जो काफ़ी बड़ा बजट उस पर एलोकेट किया जाता है। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडीज़, क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसमें इस बजट में मुझे इस बार भी लगता है कि जो PM किसान में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, जो क्योंकि जो रिसेशन के दौरान अगर विदेशों में रिसेशन आता है, इसके बावजूद जो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा कि हमारा रूरल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो वहाँ की पॉलिसी के लिए तो एग्रीकल्चर एक फोकस रहेगा जी। तो उसमें PM किसान के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य पर, वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तीसरा जो पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये साल मिलेट का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ज्वार, बाजरा और शोरगम, इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए। और एक जो बाकी स्पीकर भी बताएंगे, लेकिन एक जो मुझे लगता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के एग्रीकल्चर की तरफ भी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन के करने के बाद हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सप्लाई चेन में कर सकते हैं। सचिन, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज्ड वे में 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट की कि एक तो नॉर्थ ईस्ट की बात की, ये पूरा जो साल हम मना रहे हैं मिलेट्स यानी मोटे अनाजों का ये हम साल मना रहे हैं, और साथ ही आपने बात की किसान, PM किसान की, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूँगा। PM किसान योजना जो है वो 2019 में शुरू की गई थी, जो कि किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में प्रदान करने की योजना है। और जनवरी 2022 में 11.74 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए, जो कि दिसंबर 2022 तक 11
करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये सरकार की किसानों को सम्मानित करने की, किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की एक बेहतरीन योजना है। इस योजना का प्रोफेसर बीरथल किसान लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन आप रिसर्च भी करते रहे हैं इस बारे में। आप ये बताएं कि अभी भी जो किसान हैं उनको और क्या उम्मीदें होती हैं ताकि वो अपनी खेती को और आगे बढ़ा सकें, उन्हें बाजार भी और अच्छा मिल सके और उनकी आय दुगनी ही नहीं तिगुनी और चौगुनी भी हो। देखिए, इसमें पिछले कुछ सालों में बहुत रेडिकल शिफ्ट आया है हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में। और एक सबसे बड़ा शिफ्ट जो आया है, जैसे डबलिंग फार्मर्स ऑफ इनकम की आपने बात की, तो वो एक जो प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से हम एक इनकम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ हम बढ़े हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपने भी पहले बोला कि जो कृषि के बजट में जितना इजाफा हुआ है पिछले 4-5 सालों में, लगभग 4-5 गुना बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो और कुछ इनोवेटिव स्कीम्स, कुछ नई स्कीम, जैसे कि अभी आपने पीएम किसान की बात की, जो कभी हमने वही सोचा नहीं था कि इस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों को उसमें हो जा सकते हैं। पर इसके साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो भी एक बहुत ही एक इनोवेटिव काइंड का एक अप्रोच थी, जो कि हम लगभग 1974 से इसको कोशिश कर रहे थे कि किसी ढंग से ये पिकअप हो। हालांकि अब ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, पर इसमें अभी भी है इसके अंदर इसको आगे और बढ़ाने की जो टारगेट था हमारा कि कम से कम 50% ऑफ एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, वो उसमें अभी तक आ जाना चाहिए था। 2016 में शुरू होकर 2018 तक का टारगेट था, जो नहीं आया है। तो उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री किसान बीमा इसमें योजना में दो एक क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टेट्स जो है जिन्होंने अभी ऑप्ट आउट कर लिया है इससे, बिहार और वेस्ट बंगाल में, पंजाब ने कभी लिया ही नहीं है। तो ज़रूरत है कि उन चीज़ों का हम पता करें कि क्यों उसका, क्या ये प्रीमियम ज़्यादा है, या वहाँ पर जो किसान जो फसलें उगाते हैं क्या वो रिस्क फ्री क्रॉप्स हैं जी, या किसान वहाँ पे प्रीमियम देने के लिए सक्षम नहीं है, या जो किसान जो करते हैं उनको क्या वो क्लेम सेटलमेंट रेशो जिसको हम बोलते हैं, क्या वो टाइमली मिल जाता है या बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर बीरथल, यहाँ पे आपको रोकूंगा। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सरकार के साथ काम कर चुके पूर्व सचिव हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सिराज साहब। सिराज साहब, आखिर वो क्या वजह है जिसकी चर्चा प्रोफेसर बीरथल कर रहे हैं, कि क्या वजह है कि कुछ राज्य के किसान इससे ऑप्ट आउट कर जाते हैं? देखिए, इसमें किसान ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, ये राज्य सरकारें हैं जो ऑप्ट आउट कर रही हैं। बिहार की सरकार ने पहले किया, फिर पश्चिमी बंगाल ने किया, फिर आंध्र प्रदेश ने किया। और उनको ये लगता है, इन राज्य सरकारों को, कि जितना वो प्रीमियम सब्सिडी देते हैं अपने राज्य के बजट से कम उतना क्लेम उनको मिलना चाहिए। तो जाहिर है कि हर राज्य के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि जितना भी वो सब जो वो प्रीमियम सब्सिडी दें उतना क्लेम उनको हर साल मिले। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें पिछले 2-3 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स में भी ये रियलाइजेशन है, जो बाहर चली गई थी उनमें भी, मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में भी ये रियलाइजेशन है कि ये स्कीम किसानों के लिए फायदेमंद है और वो वापस आएंगे। देखिए, मैं एक चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि गवर्नमेंट की 3 बड़ी स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। एक, जैसा कि कहा गया, पीएम किसान है, एक फसल बीमा योजना है, एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। तो जो हमारा बजट है वो बहुत बड़ा उसका प्रोपोर्शन इन तीनों स्कीमों में जा रहा है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा फिस्कल स्पेस नहीं है कि और सब्सिडी की स्कीम्स को हम ला सकें। जी, सिराज साहब, अगर हम देखें 2022-23 का जो बजट था वो 1,24,000 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले साल से भी 4.8% ज़्यादा है। और अगर 13-14 से बात करें तब तो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि 13-14 में 21,933 करोड़ रुपए ही था। लेकिन आप ये भी बताएं कि इन बजट के इस्तेमाल में कहीं कोई परेशानी आ रही है, या पूरा बजट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा है, या उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है? सिराज साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी, जी।
देखिए, जो पीएम किसान है वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है और उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। कुछ राज्यों में जरूर इस तरह के मामले सामने आए हैं कि गलत लोगों को वो पीएम किसान पहुंच गया, तमिलनाडु में, आसाम में, लेकिन उसको चेक किया जा सकता है और गवर्नमेंट ने उसको चेक किया भी होगा। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं देश के सामने इस समय चुनौती है, और मैं ये चाहता हूं कि केंद्रीय बजट में उसको एड्रेस किया जाए। प्रोफेसर बिरथल और बाकी सभी इकोनॉमिस्ट उसके बारे में बीसों साल से लिख रहे हैं, लेकिन जो फंडिंग चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, और वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान से किसानों को डाइवर्ट करने के लिए किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करना। तो मेरी विश लिस्ट है जी। कि भारत सरकार और केंद्र और राज्य सरकार मिलके इसको इंसेंटिवाइज करें और इसके लिए कोई पैकेज बजट में अनाउंस किया जाए। प्रोफेसर बीरथल, आप लगातार लिखते रहे हैं, जैसा कि सिराज साहब बता रहे थे और हमने पढ़ा भी है। एक क्या वजह है कि किसान अभी भी ये जो प्रमुख अनाज हैं इन्हीं को उपजाना चाहते हैं और बीच के जो अनाज हैं जैसे पल्सेस हैं, बाकी वेजिटेबल्स आप कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं? क्या तकनीक की कोई कमी है या उनमें मनोबल उतना नहीं है, करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए, इन स्टेट्स की जहाँ अभी हुसैन साहब ने जो बात की है, और वहाँ पे देखिए आपका चावल और गेहूँ दो ही चीज़ें, और दोनों ही क्रॉप्स जो हैं वो रिस्क फ्री क्रॉप है। चाहे वो आपका उत्पादन में रिस्क कम हो या कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है उत्पादन में, चाहे आपका मार्केट रिस्क हो, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर लेती है। और जो दूसरी जो क्रॉप्स हैं, जैसे आप पल्सेस की बात करते हैं, दालों की दलहन की बात करते हैं, या आप तिलहन की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क बहुत है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जो, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे जी। राइस और व्हीट के कंपैरिजन में, जो इसके जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं वो बहुत कम है। अब बात तो हम करते हैं कि पंजाब में आप पैडी शिफ्ट कर दीजिए मेज़ की तरफ या सोयाबीन की तरफ, पर पंजाब में कम से कम वो सिर्फ फार्मर्स को जो लॉस होता है पैडी, 1 हेक्टेयर पैडी से शिफ्ट करने में टू मेज, वो कम से कम 35,000 रुपये का है, नेट लॉस है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी तरह से उसको, फार्मर्स को उसका कंपनसेट करें। और कंपनसेट करने का एक तरीका सीधा सा है कि किसानों को आप एक अच्छी तरह से एक क्रॉप प्लानिंग दीजिए। और उस क्रॉप प्लानिंग का, जैसे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि 1 क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो है, उसमें आप आइडेंटिफाई करिए उन डिस्ट्रिक्ट्स को, या कि जहाँ पर आपको शिफ्ट करना है और जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? इससे, राइस से प्रॉब्लम है वाटर डिप्लीशन। ये बहुत ही एक वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, तो आपका जो ग्राउंड वाटर है जी। वो डिप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी जो फ्यूचर जो सस्टेनेबिलिटी है एग्रीकल्चर सिस्टम को, उसके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और उस थ्रेट को आप करने के लिए, ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं कि हाँ इसकी बहुत क्या नाम है, इतनी वो नहीं है, प्राइवेट बेनिफिट्स हैं, पर इसकी सोशल कॉस्ट है आने वाले टाइम में वो एक बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें, क्रॉप को आइडेंटिफाई करें, उसकी अल्टरनेटिव क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करें। और अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो भी होंगे, चाहे वो आपका मेज हो, सोयाबीन हो, या आपका वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, उनको किसानों को एक पूरा पैकेज दिया जाए। चाहे उनको, आपको सीड को देना हो, चाहे उसकी प्रैक्टिसेस के देना हो, मार्केट्स का देना हो, उनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अकेले इससे काम नहीं चलता है, स्टेट गवर्नमेंट से उनको भी प्रोएक्टिव उसमें होना पड़ेगा। उसका सीधा सा कारण है कि जैसे बहुत से स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या तो हाईली सब्सिडाइज्ड है या फ्री देते हैं। पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, और जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो किसानों को लगता है कि सब कुछ फ्री में है, जितना यूज़ करो। ओवर यूज होता है वाटर का वहाँ पे। तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो इरिगेशन की जो तकनीक है, अब माइक्रो इरिगेशन पे जाइए, आप उसको सोलर इरिगेशन पे आप जाइए, सोलर पावर्ड इरिगेशन जो है उस मतलब वेस्टेज है इसमें काफ़ी। हाँ, वेस्टेज बहुत है। और या आप उसको, जैसे सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं इरिगेशन के लिए, जो कि कहती हैं कि अब आपके क्रॉप को पानी की ज़रूरत है, आप उस टाइम इरिगेट करिए। जैसे ही उसकी ज़रूरत हो जाएगी पूरी, वो अपने आप इंडिकेट कर देती है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि वो बहुत ज़रूरी है कि किसानों का अपना, किसान जो भी क्रॉप ग्रो करता है वो अपना, उसका पे एक डिसीजन ये होता है कि भैया मुझे इससे मैक्सिमम जितना प्रॉफिट मिलता है उतना लाभ मिले। मिल दूसरी में अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो नहीं ग्रो करेगा, आप कितना कुछ भी कर लीजिए। उसके लिए एक इंसेंटिव्स,
पैकेज की बहुत बड़ी ज़रूरत बहुत बड़ी ज़रूरत है प्रोफेसर सचिन। और तकनीक की बात कर रहे थे, मैं आपको संसद टीवी कार्यक्रम करता है पंचायतों पर, और हमने काफ़ी पंचायतों और गांवों का भ्रमण किया देश भर में अपने रिपोर्टाज के लिए। और एक परिवर्तन जो पिछले 6-8 वर्षों में मैंने देखा, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि लड़कियाँ भी हमने देखा कि कई प्रदेशों में MBA की हुई और अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन वहाँ से वो अपने गांव लौट आती हैं और गांव लौट आके बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं कोई कैप्सिकम उगा रहा है, कहीं कोई इस तरीके के जिसको हम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स आजकल कहते हैं वो आ रहा है, और उससे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो आप तो लगातार युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो एक चेंज ऑफ शिफ्ट हुआ है कि हम वो जो परंपरागत नौकरियां हैं वही नहीं करके हम खेती भी कर सकते हैं, खेती से भी कमा सकते हैं, ऐसा शिफ्ट आने वाले समय में आप कैसा देख रहे हैं? क्या और फैलेगा देश भर में? नहीं, डेफिनेटली ये काफ़ी फैलेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कुछ पिछले 6-7 साल में बहुत सी एग्रीकल्चर टेक्निक्स आई हैं। डिजिटल टेक्निक्स को हम, ड्रोन टेक्निक्स को हम यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ में अगर आप मैक्रो लेवल पे जब एग्रीकल्चर की पॉलिसी की तरफ देखेंगे तो कुछ शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, हॉर्टिकल्चर की तरफ, फ्रूट्स की तरफ, जो है आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो आते हैं और वो एक अच्छे ढंग से इन वेजिटेबल को और काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, इनको ग्रो करके काफ़ी प्रॉफिट वो कमाते हैं। और ये डिफरेंट टेक्निक्स, डिजिटल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, जैसे इन्होंने प्रिसिजन इरिगेशन है, अब कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कौन सी क्रॉप में कितना वाटर चाहिए, उसकी सेविंग, और उसके साथ साथ क्योंकि ये यंग प्रोफेशनल्स और यंग फार्मर्स रहे हैं और MBA किए हुए हैं, तो उनको ये भी पता है कि उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो एक्सपोर्ट कहाँ कर सकते हैं, या विद इन कंट्री में वो कैसे सप्लाई चेन के अंदर वो कर सकते हैं। तो वो फ्रूट्स की तरफ, वेजिटेबल की तरफ, फ्लोरिकल्चर की तरफ, सीरीकल्चर, इनकी तरफ वो काफ़ी होकर, और काफ़ी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में, काफ़ी बाहर के देशों में, यूरोप में, तो अगर आप यंग फार्मर हैं उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। जैसे फार्मर्स के लिए यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो PM किसान है, तो वहाँ पे यंग फार्मर्स को एग्रीकल्चर में लाने के लिए भी काफ़ी इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो ये यंग फार्मर जब अपनी एजुकेशन, अपनी नई तकनीक के साथ लाते हैं, तो ये डेफिनेटली ये एग्रीकल्चर का जो स्वरूप है परिवर्तन लाएंगे, और ख़ास तौर पे ये चीज़ आगे जाके काफ़ी लाभदायक रहेगी। जहाँ पे कुछ फार्मर्स जैसे पंजाब हरियाणा में, क्योंकि हम फार्मर्स को इंसेंटिव MSP के थ्रू और प्रोक्योरमेंट के थ्रू हम व्हीट राइस की तरफ दे रहे हैं, अगर हम वही इंसेंटिव और कुछ ज़्यादा पॉलिसी, मैक्रो पॉलिसी के थ्रू हम यंग फार्मर्स को अगर हम दें, तो काफ़ी हद तक एक तो इनकम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। और अगर आप पिछला अगर इनकम नेशनल सैंपल सर्वे का बस वो देखें, जो इनकम जो फार्मर्स की इनकम है, तो एक पर्टिकुलर आप देखेंगे जो सबसे सब्सटेंशियल इंक्रीज वेज के अलावा जो हुआ है वो एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड उनमें हुआ है जी। तो वहाँ पे अगर, और वो काफ़ी सब्सटेंशियल है, अगर इससे आप तुलना करें तो वो कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आगे जाके फार्मर्स की आय को बढ़ाने के और इसको परिवर्तन करने में और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ काफ़ी लाभदायक रहेगा। सिराज साहब के पास चलते हैं, और जैसा आप बात कर रहे थे सप्लाई चेन की एग्रीकल्चर में और किसानों को सर मार्केट उपलब्ध कराने के लिए अभी सरकार ने देखिए किसान रेल की भी शुरुआत की थी, पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है, यंग जनरेशन भी अब आ रही है जो नई तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपनी खेती के जो उत्पाद हैं उनको बाज़ार में बेच रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, हम इजराइल खेती की भी बहुत आजकल बात कर रहे हैं, इंडिया में कई जगह पे वो हो रही है कि ये इजराइल के तरीके से खेती हो रही है, आने वाले समय में 2-4 वर्षों में जाहिर सी बात है बजट में एलोकेशन और बढ़ेगा, सरकार का विशेष ध्यान है, लेकिन हम खेती में कहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, कई राज्यों में हम कह सकते हैं कि किसान नई नई क्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नए नए मार्केट वो तलाश कर रहे हैं। खास तौर से महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, उड़ीसा में ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि वहाँ पर नई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना हमारा पोटेंशियल है,
जी। एक्सपोर्ट करने का हम उससे काफी नीचे हैं। और उसकी वजह यह है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, प्राइसेस का फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा है। उसको फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए मैं समझता हूं कि हमें विद इन साउथ एशिया ट्रेड बढ़ानी चाहिए। अभी डॉक्टर सचिन शर्मा साउथ एशियन एग्रीकल्चर समिट में पार्टिसिपेट करेंगे काठमांडू में, हम भी उसके लिए जाएंगे। तो जी। साउथ एशिया में आपस में ट्रेड इतनी कम है, उसकी वजह से कुछ देश तो बहुत महंगा सामान और देशों से खरीद रहे हैं, तो वो अगर हमारे देश से वो सामान खरीदें तो उनको भी सस्ता मिलेगा और हमारे किसानों को भी मार्केट उपलब्ध हो सकता है। दूसरी चीज ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रोफेसर बिरथल यहाँ बैठे हैं, वो इसके बारे में लिखते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। हमने जब फार्म लॉज बनाए थे तो हम ये समझे थे कि एपीएमसी का बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा कि मार्केट प्राइसेस की डिस्कवरी का मैकेनिज्म आज भी एपीएमसी है। इसलिए हमें बिल्कुल। एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी फंडिंग जरूर बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, जैविक खेती को लेकर हम विशेष तौर पे बात करना चाहेंगे। ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान अभी आ रहे हैं और इसमें रेट्स भी उनको नॉर्मल उनके जो प्रोड्यूस होते हैं उससे ज़्यादा मिलते हैं। जैविक खेती में आने वाले समय में क्या-क्या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जैविक खेती की हम बात करते हैं तो जैविक खेती हमें कहाँ चाहिए? वैसे देखा जाए तो हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट को आप ले लीजिए, या जितना भी आपका एरिड स्टेट्स हैं, आपका राजस्थान है, हम बाजरे की बात करते हैं, मिलेट्स की बात करते हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो ये जैविक खेती का ही स्वरूप है। नॉर्थ ईस्ट में आपका फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जहाँ की फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ बहुत कम होते हैं, वहाँ पर इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं जैविक खेती के लिए, किसानों के लिए जो है, सबसे पहले बात तो ये है कि किसानों को क्या उसका सही दाम मिलता जी, है। वो सबसे बड़ा इशू सबसे है। बड़ा इश्यू यही है कि किसान, और वो तभी मिल पाएगा क्योंकि जब उसके लिए हम निश मार्केट देखेंगे। अगर आपका वेजिटेबल से कोई जैविक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करता है तो उसके लिए मार्केट कहाँ है? अर्बन सेंटर्स में। जी। यहाँ दिल्ली में जो पर्टिकुलरली जो हाई एंड इनकम वाले हैं वहाँ पर हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ एक चीज़ें और भी हैं, क्योंकि जैविक खेती की तरफ हम शिफ्ट करते हैं जी। तो वहाँ दिक्कत क्या आती है कि शुरू में कुछ सालों में उसकी उत्पादकता में कमी आती है, पर उसके कुछ सालों के बाद वो फिर से रिकवर होनी शुरू हो जाती है। फाइनली इसमें मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि 1-2 चीज़ें और हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम खेती में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। हमने पीछे अपना देख लिया कि किस तरह से हम फूड इनसिक्योरिटी से आज सेल्फ सफिशिएंट है और एक्सपोर्ट करते हैं। $50 बिलियन का एक्सपोर्ट जो पिछले साल हुआ है, दैट इज़ नॉट ए लेस अचीवमेंट। और उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो स्पेंडिंग है, जो बजट है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। और आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमारे लिए जोखिम उभर के चुनौती है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें है कि अभी आप देखेंगे कि जो हमारे अभी भी जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लगभग 32-33% चिल्ड्रन हमारे अंडर 5 ईयर्स दे आर अंडर न्यूरिश्ड। तो उसको करने के लिए, और वो एक सबसे आसान तरीका होता है थ्रू एग्रीकल्चर रिसर्च। बिल्कुल। उसके लिए आप क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑफ वेराइटीज़ का है, आईसीआर ने बहुत सी वेराइटीज़ निकाली हैं, या बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई कॉस्टली वेजिटेबल्स या मिल्क वगैरह, तो उनको थ्रू स्टेपल्स के थ्रू वो बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन होगा इसके लिए। प्रोफेसर सचिन, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम रिसर्च करते रहेंगे तो नई किस्मों के जो फसल हैं हम उनको ले आते हैं। अभी धान में बहुत सारे आई, गेहूं में आई, गन्ने में हमने देखा। एग्रीकल्चर रिसर्च पे आपकी क्या उम्मीद है? अगर हम पिछले बजट में देखें तो प्रोफेसर बिरथल जी ने सही कहा कि हम बिल्कुल 0.3 to 0.4% अपने एग्रीकल्चर जीडीपी का हम रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं, जबकि आप अगर विकसित देशों की बात करें तो काफ़ी ये परसेंटेज काफ़ी हाई रहता है। इवन काफ़ी जो विकासशील देश है उनका भी परसेंटेज काफ़ी हाई रहता है। अगर हम
इन साइंटिफिक चीज़ों पे और रिसर्च पर अगर हम नहीं खर्च करते, और जो भी बजट है, जो लिमिटेड बजट है, उसमें भी उसका एक सब्सटेंशियल और मुझे लग रहा है कि इसमें काम हो रहा है, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। यस, लेकिन इसके बावजूद जितना रिसर्च पे बजट होना चाहिए, क्योंकि जितना बजट भी है उसका एक सब्सटेंशियल जो पोर्शन है वो सैलरी की तरफ चला जाता है। तो इससे लिए जो गवर्नमेंट को अपने जो रिसर्च पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और ख़ास तौर पे जैसे बिरथल जी ने और सिराज हुसैन सर ने ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज और बाकी कई मल्टीपल चैलेंजेस है हमारे एग्रीकल्चर में, स्मॉल लैंड होल्डिंग भी है। तो यहाँ पर अगर हमें प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें रिसर्च पर फोकस करना होगा, और वहाँ पे एक सब्सटेंशियल बजट हमें एलोकेट करना होगा। और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए और आगे प्रोडक्टिविटी के लिए और इनकम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस पोर्शन, इस कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। रिसर्च का कोई विकल्प नहीं है, नहीं। और ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी ये लागू होता है। आज की अर्थनीति में अब वक्त नहीं रहा। आप तीनों मेहमानों का, सचिन जी, बिरथल साहब और सिराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे किसी और सेक्टर के बारे में, बजट से क्या उम्मीद है, इस पर नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज की अर्थनीति में इतना ही। कल किसी और सेक्टर के बारे में कि वो बजट से क्या उम्मीद कर सकता है, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।